ओके रेडी। आ जाओ भाई। नूर नूर कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? Figure 1.1 shows the axis of a distance time graph for an object moving in a straight line. On figure 1.1, draw between time 0 and time 10 seconds the graph for an object moving with constant speed of 5 meter per second. Start your graph at distance 0 meter. ओके। अच्छा ब्रो, उसने डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे रखा है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की क्या चीज़ जो है वो आपको स्पीड बताया करती है? Gradient. ग्रे ओए होए, वेरी गुड। सो स्पीड इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट। ओके। इन्होंने कहा, इन्होंने हमसे कह रखा है कि भाई स्पीड कांस्टेंट है, तो ग्रेडियंट भी क्या होने वाला है? Constant. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कांस्टेंट ग्रेडियंट आपको कैसा दिखेगा, ऐसा या फिर In ऐसा? diagonal line. गुड, परफेक्ट परफेक्ट। अच्छा जी, तो डायगोनल लाइन हम एम ही रैंडमली बना दें या फिर कोई कुछ कैलकुलेट करके बनाए? क्या कहती 0 हो? से start करके. अबे वो तो पता है, वो तो उन्होंने भी कह रखा है, लेकिन एंड कहाँ पे करें? ऐसे ही ले जाए लाइक दिस? Yes. है? नहीं यार। कोई Mm. और? ब्रो, उसने 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी दे रखी है, एंड दे आल्सो गिव यू द टाइम ऑफ 10 सेकेंड। सो कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड? क्या कहती हो? जी. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब Speed फाइंड times डिस्टेंस। वेरी गुड। सो स्पीड टाइम्स टाइम कर दोगे अगर आप, सो 5 टाइम्स 10, कितना डिस्टेंस आ रहा 50. है? वेरी गुड। 50. सो तो हम एम ये रैंडमली नहीं बना सकते हैं, बल्कि हमें 50 बनाना पड़ेगा। 40, 44, 48, 50 इधर कहीं पर आ रहा होगा ये सेंटर पे। क्लियर हुआ ना? नूर क्लियर हुआ ना? Okay. परफेक्ट। सही, ये आपके पास, अरे ये आपके पास हो गया ग्राफ सही। सो अब देखो इस ये मार्क्स कितने दे रहा है भाई? ऑन द फिगर मार्क्स ही नहीं दिए, बट इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा गलती की होगी। ओके फाइन, आगे आ जाइए। State the property of the graph that represents speed. Gradient. ग्रेडियंट, गुड। ओके चलिए। Between time 10 seconds and time 20 seconds, the object accelerates. The speed at time 20 seconds is 9 meter per second. Calculate the average acceleration between time 10 seconds and time 20 seconds. ओके, एक्सेशन का क्या फॉर्मूला? V minus U divided by T. गुड। ओके। और अच्छा, टी टी आपको पता चल रहा है कितना? T20 हम ले सकते हैं? No, 10. क्यों क्यों? Because between time 10 seconds and 20 seconds, वेरी 10 गुड। है. सो यू आर बेसिकली टेकिंग द डिफरेंस ऑफ टाइम, नॉट द 10 सेकेंड। यू आर डूइंग 10, 20 - 10, है ना? V. फाइन परफेक्ट। अच्छा, व्हाट अबाउट द वी एंड यू? V, V is 9 minus 0. हाँ हाँ। ओए 9 कहाँ से आ रहा है? और जीरो क्यों आ रहा है? जीरो क्यों आ रहा 0 is the initial speed. है? ओए ब्रो, अभी आपने कहा कि यू आर लुकिंग इन बिटवीन 10 and 20, राइट? हाँ G. हाँ। आपने कहा कि 10 और 20 के बीच में देख रहे हो, तो जब 10 सेकेंड हमने गाड़ी चलाई, तो उस पर स्पीड कितनी थी? 5 meter per रिमेम्बर? second. गुड। Hmm. सो हम कहेंगे 9 - 5/10। ओके। सो 4/10, 0.40 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे ही ना? समझ में आया, समझ में आया? G. सही है। सो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, सही है। मतलब बिल्कुल जो है ना वो नहीं कर सकते हो आप, सही है ना? थोड़ा सा इन्होंने वैसे कंफ्यूज किया हुआ है इसमें। ओके। ओए होए टाइट। आ जाओ भाई। Figure 1.2 shows the axis of a speed time graph for a different object. The object has an initial speed of 50 meter per second and decelerates uniformly at 0.35 meter per second square for 100 seconds. On figure 1.2, draw the graph to represent the motion of the object. ओके। अच्छा एक बात बताओ कि स्पीड टाइम ग्राफ की क्या चीज़ आपको एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन बताएगी? यस। क्या बोला, क्या बोला? आवाज़ कट गई। Gradient is distance. नहीं, ग्रेडियंट इज एक्सेलरेशन। और कैसे डिस्टेंस, जरा बताओगी? तुक्के लगा रही हो है ना? Area under the graph. अब वही बचता है उसके वही बच रहा है उसके बाद तो।
याद याद किया भाई या फिर लॉजिक से बता रही हो? यस। कोई मीन्स आई लॉजिक्स डोंट नो। है? यू डोंट नो? देखो ना, अगर आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ है, ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? ग्रेडियंट का बेसिक सेंस बता सकती हो? नूर, ग्रेडियंट के बेसिक सेंस बता सकती हो? ग्रेडियंट में हम क्या करते हैं? क्विक। कुछ तो बोलो यार प्लीज। चेंज इन वाई डिवाइड बाई चेंज इन एक्स, ऐसे ही। हम ग्रेडियंट के अंदर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस की क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे होते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर इस केस के अंदर अगर आप देखो, सो वाई एक्सिस की क्वांटिटी है स्पीड, सही है। और चेंज इन स्पीड ओवर चेंज इन टाइम, व्हाट्स दैट? क्या एक एक्सेशन बनता है या वो बनता है एरिया, सॉरी डिस्टेंस, क्या कहती हो? एक्सेलरेशन। गुड। सही हो गया। तो यू ओके। डोंट हैव टू मेमोराइज द थिंग्स, आप वो लॉजिकली भी सॉल्व कर सकते हो, राइट? और एरिया के अंदर क्या होता है? एरिया के अंदर बाय द वे वी वी एक्चुअली मल्टीप्लाई द टू क्वांटिटी वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स करते हैं, ऐसे ही करते हैं। और वो साथ में 1/2, अगर अगर ट्राइंगल होता है तो 1/2 कर देते हैं, अगर स्क्वायर होता है तो 1/2 नहीं करते, ट्रेपीजियम होता है तो वो हम उस तरह से कर रहे होते हैं, राइट? बट जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, सही। सो अगर आप देखो कि स्पीड वाई एक्सिस पे है और एक्स एक्सिस पे टाइम है, राइट? तो स्पीड टाइम्स टाइम, ये क्या बनता है? डिस्टेंस। गुड। सो याद रखने की जरूरत तो नहीं पड़ी। ओके। परफेक्ट, ओके। सो वेरी गुड, हो गया। चलो आ जाओ। अच्छा, अब इन्होंने स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है और इन्होंने कहा कि डिसेलरेट्स यूनिफॉर्मली, तो इसका मतलब है कि आपको ग्रेडियंट से क्या चीज शो करनी है? यस। डिसेलरेशन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सही है। सो ग्रेडियंट से डिसेलरेशन शो करनी है, सही। इन्होंने हमें बता दिया कि स्टार्टिंग पॉइंट इज 50, सही है। स्टार्टिंग पॉइंट इज 50, सही है। इनिशियल स्पीड 50 एंड स्टार्ट डिसेलरेट यूनिफॉर्मली एट दिस। अच्छा, हम हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, एंडिंग पॉइंट क्या होगा आपके ख्याल में? 100। ओके। और 100 पे वेलोसिटी क्या होगी? 0। 0। कैसे पता चल रहा है? रमजान है तो फिर फरिश्ता जो है वो कुछ बता रहा है पीछे से। अबे ऐसे कैसे? उसने नहीं कहा हुआ है कि वो रेस्ट पे जा रहा है, डिसेलरेट यूनिफॉर्मली टू रेस्ट, ऐसा तो नहीं बोला हुआ उसने, राइट? हम्म। है ना? बट उन्होंने right. डिसेलरेशन दे रखी है, सो कैन वी फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी? नो, बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, व्हाट डू यू थिंक? V minus U divided by T. यस, 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 ओके, गुड। सो acceleration is equals to v minus u over t, ओके। सो एक्सेलरेशन बेसिकली डिसेलरेशन की फॉर्म में गिवन है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 0.5 दी हुए, सही है। टाइम हमारे पास है 100 सेकेंड, सही है। और ये 10 क्यों करी हुए? पिछले वाले पार्ट का था वो। एंड फाइनल वेलोसिटी इज अननोन, इनिशियल वेलोसिटी इज 50, ओके। सो 35.35 इंटू 100, सो 35 इक्वल्स टू v माइनस 50, ओके। सो ये यहाँ पे आ जाएगा। अरे यार, गलत होगा, गलत होगा, गलत होगा। there should be negative sign, so हाँ जी, हाँ हम्म। जी। 15 आ रहे हैं ना? जी। गुड, हो गया। समझ में आया? हाँ जी। अच्छा जी, बच्चे तंग कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर आपने गलत कर दिया। ओहो। ब्रो ब्रो। अच्छा, यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दो। अच्छा, अगर आप ये ऐसे करो, क्या नाम है, रमेश, अगर आप ऐसे करना चाह रहे हो, डिसेलरेशन इज इक्वल्स टू यू माइनस वी ओवर टी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट फॉर्म, कोई टेंशन की बात नहीं है। सो 0.35, सही, इज इक्वल्स टू फाइन इनिशियल वेलोसिटी इज अननोन, फाइनल सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी इज 50, फाइनल वेलोसिटी इज अननोन, राइट? एंड टाइम इज 100, राइट? वहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, you'll get 35 एंड इक्वल्स टू 50 माइनस वी। और फिर वी को सब्जेक्ट में डालो, सो 50 माइनस 35, you'll get द आंसर। मैं से समझ पा रही हूँ? जी सर। गुड। सो यहाँ पे हमने लगा दिया पॉइंट, ओके। अच्छा जी, सो हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता चल गई, इनिशियल वेलोसिटी भी पता चल गई, ओके। क्या नाम है नूर, कैसी लाइन बनेगी आपके ख्याल में? 50 to ये 100। अबे वो तो सही है, लेकिन लाइन कैसी बनेगी? डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। वर्टिकल, कर्व, ओके, 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 ऐसा? और इसका कोई रीजन बाय द वे? जी।
डिसलेरेशन दिखा रहा है। नहीं वो तो सही है, लेकिन डिसेलेरेशन ऐसे भी तो बन सकती थी, ऐसे भी तो बन सकती थी। नहीं। आसान सा आंसर सर है। क्योंकि डिसलरेट्स यूनिफॉर्मली। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। परफेक्ट। आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। Calculate the distance traveled by the object from time 0 to time 100 seconds. ओके, कौन सी चीज इस ग्राफ की, कौन सी चीज आपको डिस्टेंस बताया करती है? Area under the graph. वेरी गुड। अच्छा देखो, 3 मार्क दे रहा है, 3 मार्क दे रहा है, सो इट्स बेटर कि लिख लो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ओके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स टू एरिया। अच्छा जी, 1 मिनट देना जरा, मैं आता हूँ। ओके जी, आई एम बैक। अच्छा, एरिया निकल गया कुछ। सो अच्छा जनाब, कौन है भाई? नूर, एरिया कुछ आया? इस नूर कहाँ गई? नूर ही चली, अरे नहीं, नूर है। अच्छा ब्रो, ये तो इसके अंदर ऐसे देखो, 2 काम कर सकते हो। एरिया निकालने के लिए 2 काम कर सकते हो। एक काम तो आप ये कर सकते हो कि भाई, इस ट्रेपीजियम तुम्हें दिख रहा है या ट्रेपीजॉइड दिख रहा है, सो डायरेक्ट एरिया निकाल दो, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट करके, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। दूसरा, कि आप जो है ये ट्राइंगल का एरिया ले लो, सही है, प्लस ये स्क्वायर का ले लो। कुछ बच्चे होशियारी करते हैं यहाँ पे, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया ले लेते हैं, भाई ऐसा नहीं होता, ओके। प्लीज कीप इन माइंड कि जहां पर भी लाइन है उससे पूरे नीचे का एरिया आने वाला है, ओके। सो तुम्हें कंसिडर करना है सारा एरिया, ओके। सो मैं पूरा ट्रेपीजियम का या ट्रेपेजॉइड का पूरा एरिया ले रहा हूँ, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अच्छा, यहाँ पे ये वाली साइड एक पैरेलल है, सही, जिसकी लेंथ है 50, और दूसरे की आ रही है 15, ओके। सो 50 प्लस 15, ओके। अब देखो यहाँ पे तुम लोग ने हाइट रट्टा लगाई हुई होता है, हाइट का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आना चाहिए, राइट। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यार है, फाइन। चलो, सही हो गया। हाँ जी। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, अबे कितना था, डिस्टेंस ही भूल गया, ओके 100 है। 100, चलो। सो 50 प्लस 15 तो 60, 65, सही है, इंटू इंटू 50, सही है, क्योंकि ये तुम्हारे पास 2 1 2 250 सा, सही है। ज़रा कर दूँ, कुछ है कैलकुलेटर वाली है में कोई? यस। 3250. 3250। ओके, सो 3300 भी ले सकते हैं। आंसर हमारे सही भी आ रहे हैं, हम इतनी लंबी, अरे हैवी हैवी हैवी, वेरी गुड, ओके। सही है। सो 330 ले लेते हैं, 3300, राइट। ओके, चलो, क्लियर हो गया। यस। क्या जी। नाम है? अच्छा जी। ब्रो, ये थोड़े से ग्राफ वाले वीक हैं आपके, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा ही है। हाँ जी। अच्छा, चलो। आज अभी दूसरा कौन बच्चा है? कौन करवा सकता है मुझे? रियाज से करवा लेते हैं। रियाज ब्रो, आस पास हो, पास पास हो, साथ साथ हो। Yes, sir. हाँ, रीड कर लो Fig प्लीज। 2.1 shows a hollow metal cylinder containing air.
floating in the sea. The density of the metal used to make the cylinder is greater than the density of seawater. Explain why the cylinder floats. Why the cylinder floats? क्या आसान सी चीज है? Yes, जल्दी जल्दी बाबे बोल भी तो भाई. द डेंसिटी is higher किस चीज की? of the water. Okay, so floating की respect से explain why the cylinder float. So the density of the cylinder is lesser than क्या चीज है? सी वाटर. देन सी वाटर. Sir, it's written the density of the metal used to make the cylinder is greater क्या क्या क्या? than the density of the seawater. कुछ गलत हो गया? एक्सप्लेन व्हाई द सिलेंडर फ्लोट्स. ओहो, फिर क्या करें भाई? फिर तो फंस जाएंगे हम. The air, नहीं ना. जो पूरा जो मटेरियल है वो आपके पास कम होगा. क्या कहते हो? मतलब आपके पास जो मटेरियल की डेंसिटी है वो ज़्यादा है, सही है, लेकिन जब आपने उसको सिलेंडर बनाया तो सिलेंडर के अंदर जो है वो हॉलो स्पेस होगा. तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो रही होगी. व्हाट डू यू थिंक? yes, तो yes, yes. लेकिन अगर हमें फिर ये भी तो लिखना होगा ना. शो द हॉलो सिलेंडर, हॉलो मेटल, इन्होंने यहाँ पे हिंट दे रखी है. ओके. अच्छा जी, द डेंसिटी ऑफ द मेटल यूज टू मेक द सिलेंडर इज ग्रेटर. ओके. एक्सप्लेन. ओके, द डेंसिटी ऑफ द सिलेंडर. यहाँ पे हम लिख देते हैं ड्यू टू हॉलो इनसाइड, ड्यू टू हॉलो इनसाइड will have less have जो हॉलो इनसाइड lesser density than sea water, right? देखो तुम थोड़ा सा अच्छा अच्छा लिखना, सही, ताकि तुम्हारा एग्जामिनर पढ़ के तुमसे इम्प्रेस हो जाए. सही है, चलो आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो. The cylinder has a length of 1.8 meter. It floats with 1.2 meters submerged in the sea. The bottom of the cylinder has an area of cross section of 0.80 meters square. The density of the seawater is 1020 kg per meter cube. Calculate the force exerted on the bottom of the cylinder due to the depth of the seawater. So ओके. first we'll find the pressure using PGH, हम्म. and then we'll do a force. I mean, pressure equals force over area. सही है. सो आप ये कह रहे हो कि प्रेशर इज इक्वल्स टू रो जी एच. सही है. अच्छा जी, सो Yes, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम. अच्छा, डेंसिटी हम क्या ले रहे हैं? ओके, पानी की डेंसिटी आप ले रहे होगे ऐसे ही. yes. 1202 1020. Okay, times it by 9.8, right? Times it by h, which is how much? अच्छा, h हम क्या लोगे? दो h दे रखे. 1.2. 1.2. Any reason for that? It's the in the water, वेरी गुड, क्योंकि the वो only part in सबमर्ज the है. water. हाँ, यस, वेरी गुड, क्योंकि वो सबमर्ज है और हमें उसी का चाहिए, राइट? सो आपके पास आ रहा है 1.2. ओके. सही है. तो आपने ये निकाल दी और फिर आप कह रहे हो कि इसको हम इक्वेट कर दें फोर्स ओवर एरिया से, ऐसे ही कह रहे हो ना? Yes. तो एरिया को वहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो एफ इज इक्वल्स टू 1020 इंटू 9.8. और यू कैन टेक 10 क्योंकि पुराना पेपर है, सही है, इंटू द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 0.8. हाउ मच? 9,596. 9,500. 9,500. We can take 9,600. 600 है ना? 9,600. Yes, यूनिट क्या 100 लिख दूं भाई? newtons. Newtons. वेरी गुड. चलो आगे आ जाओ. Deduce the weight of the cylinder. Explain your answer. ओके. Weight will be force times अबे कद्दू, mass. सिर्फ ये बताने कि होगा क्या. मतलब नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू, बट यू हैव टू लाइक प्रिडिक्ट, या यू हैव टू डिड्यूस, मतलब पीछे जो आपने किए काम. 9,600. गुड 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 गुड. सो आप कहोगे 9,600. क्या रीज़न भाई? कोई आइडिया? Force.
The force that it's being pulled is the gravity of the Earth. नहीं 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 नहीं, तुक्के लगा रहे हो है ना? ओके। Yes. अच्छा अच्छा, चलो हम देखते हैं। देखो उसने कहा कि इट इज फ्लोटिंग। ओके, फ्लोटिंग बोल रहे हो तो इट्स नॉट गोइंग अप। ओके, इट्स नॉट गोइंग आउटसाइड द वाटर, इट्स नॉट गोइंग, इट्स नॉट सिंकिंग एनी मोर, राइट? वो वहीं पे फ्लोट कर रहा है, राइट? विच मीन्स रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी उस पे? यस, Zero? वेरी गुड। रिजल्टेंट फोर्स आपने कहा कि जीरो, राइट? चलो, तो अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो इसका मतलब जो भी अपवर्ड फोर्स होने वाली है वही कितनी होगी? डाउनवर्ड हो जाएगी, राइट? Yes, it will balance. बैलेंस आउट। अच्छा जी। अब ये जो आपने फोर्स निकाली है, ये जो आपने फोर्स निकाली है 960, सही? ये देखो ये है कौन सी फोर्स? इन्होंने कहा कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉटम ऑफ द सिलेंडर ड्यू टू द डेप्थ ऑफ द वाटर। तो वाटर जो प्रेशर, वाटर जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस सिलेंडर पे, विल इट बी डाउनवर्ड और विल इट बी अपवर्ड? आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? Downward. कैसे? पानी, पानी के अंदर अगर कोई भी चीज डालो, पानी विल ऑलवेज अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स, जिसको आप अपथ्रस्ट भी कहते हो, शायद आपने नाम सुनो। यस। No, I did not. ओके, बट द कॉन्सेप्ट इज, अगर आप सोचो ना, अगर अगर पानी डाउनवर्ड फोर्स लगाता तो फिर सिंक होने लगता, नहीं? व्हाट यू थिंक? सही है Yes, ना? I think. सो Yeah. there should be the upward force by the water that is basically being cancelled out by the weight of the cylinder, which is actually acting downward, right? And that is why the cylinder is floating. Mm-hmm. Is Yes. that clear? सही हो गया? कॉन्सेप्ट समझ में So आ गया? the so हम्म। the weight of the cylinder will be balanced with the pressure from the विद अपवर्ड water. फोर्स फ्रॉम द वाटर, नॉट द प्रेशर। ओके, Okay. सो हम ये कह सकते हैं कि भाई द, अच्छा हाँ, थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हैं हम। since since the resultant force on the cylinder is zero, so weight is balanced by by weight is balanced by the upward force, upward force from the water, from the water. Okay, गाइज ऑलवेज कीप इन माइंड, ऑलवेज कीप इन माइंड कि पानी ना, अगर पानी के अंदर कोई भी तुम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने घर में। बकेट में पानी भरो, कभी नहाने जाते हो ना वॉशरूम में, बकेट में पानी भरो, उसके अंदर अपना हाथ डालो, सही है? तो आपका हाथ कभी भी सिंक नहीं होगा, पानी उसको हमेशा ऊपर की तरफ पुश करेगा, ऑलवेज ऑलवेज, ये हमेशा का सिनेरियो, राइट? एंड दिस इस टाइप ऑफ फोर्स को हम कहते हैं अप थ्रस्ट। ओके, इज दैट क्लियर गाइज? इज दैट क्लियर? Yes, sir. आ जाओ भाई। ईमान जिंदा बैठी हो? ईमान? The aircraft accelerate from अबे rest अबे एक along मिनट, the अरे disk. अरे 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 अरे, प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा सा ऊपर से रह गया। आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। Figure 3.1 shows an aircraft on the desk of an aircraft carrier. The aircraft accelerates from rest along the deck. At takeoff, the aircraft has a speed of 75 meters per second. The mass of the aircraft is 9,500 kg. Calculate the kinetic energy of the aircraft at takeoff. ओके, 1 क्या by 2 पढ़ना? mv squared. यार हैवी, वेरी गुड। काइनेटिक एनर्जी, ओके, 1/2, द मास इज 95500। अच्छा, कुछ अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं कि वो यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं, बट जब कैलकुलेशन करते हैं तो स्क्वायर नहीं लगाते, सही है? सो इसलिए बी वेरी केयरफुल, सही है? स्क्वायर भी लगा देना, थोड़ी अच्छी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। हाँ जी, कितना आ रहा है? 26718750. 267, अबे 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 अबे, इतना मत बताओ यार, बस राउंड ऑफ मुझे बताओ। 718 26718 750. 750, किसके घर का नंबर बता दिया यार? सो हम इसको ले सकते हैं 2.7, 2.7 एक्सपोनेंट 1 2 3 4 5 6 7, 2.7 एक्सपोनेंट 7, सही है? यूनिट क्या लिख लें ब्रो? joules. वो नाइस, जूल्स। आगे आ जाइए। On an aircraft carrier, a catapult
provides an accelerating force on the aircraft. The catapult provides a constant force for a distance of 150 meters along the deck. Calculate the resultant force on the aircraft as it accelerates. Assume that all the kinetic energy at takeoff is from the work done on the aircraft by the catapult. ईमान ब्रूस ने ना हिंट दे दिया Um, आपको। हिंट दे दी, ये फॉर्मूला ये यूज करना है, ये देखो हिंट दे दिया उसने। सही है। क्या क्या कहती है इससे क्या क्या जहन में आ रहा है? उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी, जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है, उन्होंने कहा अज्यूम ऑल द काइनेटिक एनर्जी एट द टेक ऑफ इज फ्रॉम द वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता था ब्रो? ईमान बच्चे, वर्क डन का uh, फॉर्मूला पोस्ट टाइम डिस्प्लेसमेंट हम क्या करते थे, रिमेम्बर? है ना? नहीं। नहीं भूल गई? अरे यार, इतनी जल्दी जल्दी मत भुलाओ यार चीजें। फोर्स टाइम डिस्प्लेसमेंट वर्क डन का होता था, एंड कीप इन माइंड कि फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो मोमेंट का होता था। ओके, चलो। ठीक सही हो है। गया? याद आ गया, याद आ गया, ओके फाइन। सही। हमने जो भी फोर्स, हमने जो भी एनर्जी निकाली पीछे, वो हम यहाँ पे यूज कर रहे थे 2.7 एक्सपोनेंट 7। सही, क्योंकि उसने कह रखा है कि भाई सारी की सारी एनर्जी जो कि काइनेटिक है वो आ रही है वर्क डन से। सही है। डिस्टेंस कितना दिया हुआ ईमान, डिस्टेंस दिख रहा है आपको? 150। 150 डिवाइड कर दो प्लीज। हाउ मच? 180,000 180,000। यूनिट क्या ले लें ब्रो? न्यूटन। गुड, वेरी गुड। ओके जी, आ जाओ भाई। अम्म अच्छा जी। इफ़त ज़रा बैठे हो आसपास? इफ़त गॉन? गॉन। अच्छा जी, तो फिर कौन कर लेगा? फिर कर लेगा। फिर यासिर रीड कर सकते हो यासिर? वैसे बहुत अरसा हो गया तुम्हारी आवाज़ नहीं सुनी यार। तुम्हारा आज तक माइक ख़राब है। बस मैं अब क़यामत का इंतज़ार कर रहा हूँ कि बस मैं उस दिन तुम्हारी आवाज़ सुन सकूंगा। अच्छा जी, चलो। तुम्हारी तो ट्रेड अच्छा जी, फिर कराते रमैसा से करा ले। रमैसा ज़रा कर लो यार। Figure 4.1 represents an atom. Representing atoms by circles approximately the same style in figure 4.1, sketch on figure 4.2 the arrangement of atoms in a crystalline solid. ओके। Sir, atoms tightly packed होंगे. टाइटली पैक्ड होंगे, ओके। चलो, यानी आप ऐसा कहना चाह रही हो, है ना? अच्छा जी। मुझे थोड़ी सी ना आलस आई हुई है, तो मुझे बनाने का दिल नहीं चाह रहा। थोड़ा सा ना हम इसकी होशियारी कर सकते हैं। सही है, ये लो। क्या कहती हूँ, सही है? Yes, sir. हम्म। यार अगर पेपर भी तुम लोग का पैड पे होता, तुम लोग की जिंदगी सुकून में आ जाती। ओए होए हैवी। ओके, आगे आ जाओ। Figure 3.2 show the arrangement of atoms in a gas. Sir, ओके। random arrangement and far away from each other. ओके, तीन बना देते हैं। सही है, एक इधर बना दो, काफी, इधर काफी सही, गुड। चलिए आगे आ जाइए। Describe the motion of the atoms in a solid. Sir, vibrate on the fixed positions. वाइब्रेट फ्रॉम द फिक्स पोजीशन, वाइब्रेट फ्रॉम द फिक्स पोजीशन, गुड। आगे चलिए। A sculptor makes a statue from a block of crystalline rock using a cutting tool. Explain why he must apply a large force to the tool to remove the small piece of rock. So, because intermolecular energy is very strong. एनर्जी क्यों बोल रही हो, फोर्स बोलो ना। या आप ये कह सकते हो कि एटम्स आर वेरी tightly packed together by the strong intermolecular strong electrostatic force of attraction, right, which is difficult for the scalpel to cut. Okay. Okay, sir. Okay, so हम कह सकते हैं कि भाई the electrostatic force between the, yeah, among the solid, yeah, in the solid is, solid की बजाय rock लिख देते हैं, in the rock is greater. Okay. एंड हम उसको कह सकते हैं
So he needs to apply greater force to overcome the force of attraction, the, the force of attraction. Okay, force of attraction. चलो ये एक्शन हो गया, attraction. चलो आगे आ जाइए प्लीज. A helium-filled balloon in the room of a house suddenly burst. Chain and explain in terms of atoms what happens to the helium from the balloon after the balloon has burst. The helium in the gas atoms in the helium will spread in the room. अबे उसने कहा कि अगर एटम है, सही है. सो चलो आपने एटम की तो कोई वैसे बात नहीं की. The gas atoms in the helium balloon will spread out in the room. अच्छा जी, ये कह रही हूँ. अबे 2 नंबर के थोड़ा सा और तो बताओ. एक दो और बातें भी कह सकते हो आप, नहीं? तो एक तो चलो आपने बात ये कह दी कि भाई एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी. क्यों भाई? मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी कभी भी टेम्परेचर के बगैर इंक्रीज नहीं होती. क्या कहते हो? और क्यों कह रहे हो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी? सर हेलियम. के पार्टिकल्स दूर दूर हो जाएंगे ना. तो उससे क्या हुआ ब्रो? काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्पीड, राइट? और काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड विद द टेम्परेचर, नहीं? सो अच्छा. यस सर. तो अगर टेम्परेचर का कोई यहाँ पे जिक्र नहीं है तो आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हो, राइट? या स्पीड के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो आप. हाँ, वो जिस स्पीड से मूव करें आप कह सकते हो कि ओके उतनी उतनी स्पीड से मूव करेंगे. सो हेलियम मॉलिक्यूल हम कह रहे थे. सो हेलियम मॉलिक्यूल या हेलियम एटम कह रहे थे. यहाँ पे भी इन्होंने एटम लिखा हुआ है. सही है. सो हम अपनी केमिस्ट्री अपने पा सकते हैं. सो हेलियम एटम वेल, तुम इसको स्प्रेड आउट कहने से बजाय डिफ्यूज कह सकते हो. डिफ्यूज एक अच्छा वर्ड है, राइट? तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा डिफ्यूजन. सही है. सो हेलियम एटम विल डिफ्यूज द रूम इन द रूम. अच्छा जी, एक बात तो हो गई. और अच्छा तुम्हें पता है कि हीलियम की डेंसिटी जो ऑक्सीजन है उससे क्या होती है? मतलब जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में उससे कम होती है, ज्यादा होती है? व्हाट यू गाइस थिंक? सर कम होती है. हीलियम की ओके, अगर हीलियम की डेंसिटी, अगर किसी भी चीज़ की डेंसिटी कम है तो वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? सर ऊपर जाएगा, फ्लोट वेरी करेगा. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. सो हम ये कह सकते हैं कि भाई हीलियम विल राइज एंड द टॉप ऑफ द रूम, टुवर्ड द टॉप ऑफ द रूम. सही. सो एंड हम ये कह सकते हैं सिंस इट हैज lesser density, so it will rise. ओके. चलो भाई. अच्छा, इसकी मार्किंग की देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है 3 नंबर में. अच्छा जी, इन्होंने कहा कि हीलियम फ्यूज डिफ्यूज. हाँ सही, हम कह रहे हैं द हीलियम एटम ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन रैंडमली एट अ हाई स्पीड. ओके, ये इंक्लूड करें एट अ हाई स्पीड. ओके. हीलियम राइजेस, हमने ये बात लिख दी है. चलो हमें इसका नंबर तो मिल जाएगा, इसका भी नंबर मिल जाएगा. ऑल द डायरेक्शन के बारे में हमने नहीं की, बट हमें कह देना चाहिए था तो वो और अच्छा आंसर हो जाता. हीलियम हैज लो डेंसिटी, हीलियम एटम हैज हाई स्पीड. हाई स्पीड क्यों होगी वैसे? इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट चेक करते हैं. हाई स्पीड नहीं होनी चाहिए, हाई स्पीड नहीं लिख सकते यहाँ पे आप. क्वेश्चन 4 का लास्ट पार्ट है. Some candidate gave impression that seeing the mention of the gas filled balloon, they assumed that the question would be about the gas pressure and the volume. They gave answer in terms of the pressure increasing until it burst. Okay, focusing on the answer, discussing the collision of the atom. Okay, candidate must be sure that. अच्छा जी, ओके फाइन. इन्होंने कुछ भी नहीं बताया ऐसा. बेकार सी बात कर रहे हैं बच्चों ने ना, बिल्कुल बेवकूफ़ी की हुई है. ओके फाइन, चलो आ जाओ, आगे आ जाओ. कौन है भाई? उमर, रीड कर सकते हो क्वेश्चन? यस उमर. अरे यार लंबी की हुई इन्होंने. उमर भाई पता नहीं कहाँ बैठे, कर ले जाने. खैर, इलेक्ट्रिक हीटर है, कोई और कर लेगा. कौन कर लेगा? नूर, नूर प्लीज रीड कर लोगी? Student wants to investigate good and bad absorbers of thermal radiation. She has the apparatus shown in figure 5.1, a supply of cold water and a meter rule.
सही हो गया। Explain how the students could use the apparatus she has available to carry out her investigation. Describe the results she would expect to obtain. Draw a diagram of the setup. ओके ब्रो, डायग्राम बता सकते हो ये कैसे बनाए? इलेक्ट्रिक हीटर के सामने कैन्स रख देते हैं, ओके। और फिर? and thermometer in the can and then measure the reading. अच्छा, अच्छा चलो, अगर आप कह रहे हो, अगर आप कह रहे हो लेट से मेरे पास ये केन आ गया, सही है, और मेरे पास जो है ना वो एक केन आ गया, सेट हो गया। थोड़ा सा बड़ा लग रहा है। अच्छा जी। और हम इसके डिस्टेंस को हम फिक्स रख लेते हैं, ओके, हम डिस्टेंस बहुत ज़्यादा नहीं रखते। सही है। और सही है, एंड हमारे पास जो है, सही है, हीटर हमारे पास यहाँ पे आ गया। सही है। इतना गंदा सा हीटर बनाया हुआ है, कौन बना सकता है इस हीटर को? एक काम करते हैं, होशियारी कर सकते हैं जब हम, तो हम कर लेते हैं। आईपैड किस दिन काम आएगा। ये आ गया इलेक्ट्रिक हीटर। हमने ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, और इसको हमने लगा दिया डन। ओरे भैया, इतना बड़ा हीटर हो गया। चलो, ये आ गया हीटर हमारे पास, सही है। ओ भाई साहब, ओके, हीटर हमने लगा दिया इधर, आ गया भाई, ये लो, हीटर लग गया। थर्मोमीटर लगा देते हैं, इंटरनेशनल थर्मोमीटर मेरे पास है, सही है। तुम लोग देखना चाहोगे? नहीं चाहोगे, लेकिन मैं फिर भी दिखाऊंगा क्योंकि मेरी मजबूरी जो है। सही, ये लो भाई, ये हमारे पास आ गया एक एक थर्मामीटर, सही है, और ये हमारे पास आ गया दूसरा थर्मामीटर। चलो, एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया मुकम्मल। अच्छा जी, क्या कर सकते हैं भाई? अ, हर इन्वेस्टिगेशन एंड व्हाट शीट, 4 नंबर दे रहा है, ओके। अच्छा, क्या नाम है आपका? यार नाम भूल गया। नूर, नूर, बता सकती हो कि अब इसमें उसने क्या करना होगा कुछ, थोड़ा सा। देखो, एक तो आपने कहा कि भाई डिस्टेंस आपने फिक्स रखना है, सही है। और आपने उसके अंदर जो है ना, हमें जो है ना हीटर रखना है, और दोनों हीटर को, दोनों केन्स को सेम डिस्टेंस पे रखना है हमने। उसके अंदर जो है ना, स्टार्टिंग टेम्परेचर सबका सेम होना चाहिए, और थर्मोमीटर का स्टार्टिंग टेम्परेचर सेम होना चाहिए, सही है। और हमारे पास जो है, हमारे पास यहाँ पे कुछ ना कुछ सप्लाई, कोल्ड सप्लाई ऑफ वाटर है, तो हम पानी भर देंगे उसके अंदर, सेम अमाउंट ऑफ वाटर हमारे पास होना चाहिए, सही है। एंड आ जाओ भाई, लिख देते हैं, सही है। प्लेस बोथ कंटेनर ऑन ईदर साइड ऑफ, ईदर साइड या ईच साइड लिख देते हैं, ईदर साइड के बजाय ईच साइड ऑफ हीटर, ओके, एट द सेम डिस्टेंस। पहली बात हमने कर दी, अच्छी सी बात हो गई, सही है। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि भाई pour the same amount of water in both the canes, okay, केन नहीं, कंटेनर। दूसरी बात हमने कर दी, सही है। तीसरी बात क्या कर सकते हैं? अच्छा जी, सर हमने कहा कि भाई put the thermometer in both the canes या कंटेनर, ओके, and take the reading after um, same interval of time, same time interval, ओके, लास्ट पॉइंट। अच्छा, यार ना, फिर नाम भूल गया। नाम के लिए मुझे नूर, नूर मुझे बता सकती हो कि इसमें हम कंक्लूजन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? The black can will have a higher reading. विल हैव अ हायर रीडिंग से क्या मतलब है आपका? या मतलब it absorbs more heat. ओके, सो हम कह सकते हैं, चलो ओके, सही है। सो ब्लैक
container should have अच्छा should have greater heat gain heat gain so higher thermometer reading. चलो डन हो गया डन है आ जाओ भाई. अच्छा जी ईमान ईमान अलाइव. Circle two of the following that apply to an ultrasound wave traveling in air. Um, अच्छा जी फ्रीक्वेंसी दी हुई 350 है hertz. 350 आई वे circle apply for an ultrasound wave traveling in the air. ultrasound wave है bro. अल्ट्रासाउंड वेव 350 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है 20 किलो थाउजेंड से ज़्यादा होती है तो ये वाली फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रिमेंबर. Okay. सही ओके क्या मतलब समझ में आया कि नहीं आया. जी. सही हो गया. अच्छा जी और दूसरा दूसरा अल्ट्रासाउंड बाय द वे ट्रांसफर्स होता है कि लॉन्गिट्यूडनल आपके ख्याल में. अगर Longitudinal. और क्यों ऐसा बोला क्योंकि साउंड साउंड की जो है ना ये भाई बहनों में से है ना तो इस वजह से हम लॉन्गिट्यूडनल कह रहे हैं. वेरी गुड. सही है. परफेक्ट. एंड हमारे पास जो है ना हम बाकी जो स्पीड है सो साउंड की जो स्पीड अल्ट्रासाउंड की वही स्पीड होने वाली है तो यहाँ पे कोई भी स्पीड ऐसी नहीं दी हुई है. सही है. सो इसलिए हम इग्नोर कर सकते हैं. आगे आ जाइए प्लीज. Calculate the wavelength in a vacuum of X-rays of frequency 1.3 multiplied by 10 raised to power 17 hertz. ओके. Lambda is equal to V divided by F. लैम्डा एक मिनट वी लैम्डा इक्वल्स टू वी डिवाइडेड बाय एफ. ओके फाइन. अच्छा तो ब्रो स्पीड हम क्या ले लें. उसने एक्सरे कही हुई है. एक्सरे की स्पीड हमें पता है. यस ईमान V कितना कितना होती है स्पीड ऑफ V लाइट. multiplied by गुड 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 गुड. 3 exponent 8 right. Very good. G. So 3 exponent 8 divided by 1.3 exponent 17 hertz and please calculate कर दो यार. 2.30 multiplied by 10 raised to power 25. 2.25 कैसे हो सकते हैं नीचे -17 ले लिया आपने. It should be 11. 2.30 multiplied by हाँ 10 raised to power minus 9 -9. Good. और unit meters. meters. Perfect. आज भी आगे आ जाइए. The dentist takes an X-ray photograph of a patient's teeth. Explain why is it safe for the patient to be close to the sources of X-rays, but the dentist must stay away from the source Okay. because they're harmful. But in what way it is harmful. कि ज़्यादा ionizing radiations होती हैं. um अच्छा जी ऐसा कह रही हो. नहीं ना देखो आपने कहा कि भाई एक्स रेज आर हार्मफुल ये तो चलो बात सही है हार्मफुल. अच्छा उन्होंने कहा डॉक्टर को क्यों दूर रहना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम ये कभी पेशेंट तो एक आ रहा है ना लेकिन डॉक्टर तो सेम है राइट. तो पेशेंट के लिए एक्सपोजर जो है इन द एक्स रेज वो कम है लेकिन डॉक्टर तो लाइक 8 आवर्स की अगर उसकी वो है जॉब है तो ड्यूरिंग दैट 8 आवर्स ऑफ टाइम वो बार बार जब पेशेंट के लिए पेशेंट का एक्सरे कर रहा है तो बार बार जो है वो अंडर द एक्सपोजर है तो वो उसके लिए हार्मफुल है. सही. उनकी आयनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती उनकी आयनाइजिंग पावर कम होती है राइट आपको पता होगा क्योंकि उसके ऊपर चार्ज नहीं होता. बट वो जो है ना सेल म्यूटेशन और ये सब चीज़ें जो है ना कैंसर वगैरह कर देते हैं. सही. सो हम ये कह सकते हैं कि भाई दे आर हार्मफुल राइट. एंड आप कहोगे कि भाई डॉक्टर हैज ग्रेटर एक्सपोजर ओके कंपेयर टू
कंपेयर टू द पेशेंट। ओके, पेशेंट सही है। तो वो पेशेंट का इलाज कराते करते खुद का बेचारे का इन्ना लिल्ला हो जाएगा, तो इस वजह से ही हैव टू बी वेरी केयरफुल। ओके फाइन, चलो आगे आ जाइए। State with the reason why microwave ovens are designed only to work with the door closed हम्म। so that the waves don't go outside. ओके, बट अगर बाहर जा रही तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे It बताना won't पड़ेगा। heat the food inside. नहीं तो नहीं ना, कुछ ना कुछ अंदर भी तो होंगी। नहीं। It has a lot of high radiations. गुड, सो और So, रेडिएशन इज हार्मफुल। हाँ, जी, यस यस, ये बोलना है आपको, सही है। सो आप कह सकते हो कि भाई माइक्रोवेव्स और हार्मफुल, हार्मफुल फॉर ह्यूमन। ओके, एंड अगर आप जो है ना, इफ द डोर remain open, so it may interact, come on, interact with human, राइट। सो खाना पकाने के चक्कर में आप खुद ही जो है ना फ्राई हो जाओगे, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। सही, आज अभी लास्ट के एक दो क्वेश्चन है बस, उसके बाद एंड करने लगे। यार एक्सप्लेनेशन ना अजीब विषय है। अच्छा जी, कौन करा रहे हैं? रियाज बैठे हो, रियाज आसपास हो? रियाज भाई नहीं है, ओके। रुमैसा साहब कर लो प्लीज। Figure 7.1 shows a ray of light in water that is incident on a submerged transparent plastic block. State what happens to the speed of light as it enters the plastic block. Explain your answer. ओके, स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? स्पीड विल Speed will increase. इंक्रीज कैसे? स्पीड कभी भी वैक्यूम से ज्यादा किसी भी चीज की इंक्रीज नहीं हो सकती लाइट की। ओके, सो स्पीड विल डिक्रीज क्योंकि वो लाइट के उसके अंदर ट्रेवल कर रही है ना, क्या बोलते हैं, मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है, राइट, क्लियर, सही हो गया। Okay, sir. सो स्पीड विल डिक्रीज एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of plastic is greater than greater than water, और greater than air, या greater than water कह सकते हैं। चलिए आगे आ जाइए। Figure 7.2 shows the two principal focuses f1 and f2 of a thin converging lens. ओके, अच्छा जी, फोकल पॉइंट आपको दिए हुए हैं, रेज आपको दी हुई है। ओके, Figure 7.2 also shows an object O of height 1.2 centimeter placed close to the lens. Two rays from the object are incident on the lens. On figure 7.2, continue the paths of these two rays for a further distance of at least 5 centimeters. ओके बच्चों, ये तुम लोग ने बहुत गलत गलत बनाया। बताओ, ईमान आपने भी गलत बनाया था और वैसा आपने भी गलत बनाया था, याद है ना, मैंने बताया था। Yes, sir. सही हो गया, कैसे बनाओगे इसको? तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास, बोलो बोलो। सर जो ऊपर वाली रे है वो फोकल F2 से पास होती हुई नीचे जाएगी, दूसरी वाली से स्ट्रेट नीचे जाएगी और जिस पॉइंट को मीट करेंगे वहां पर इमेज फॉर्म होगी। ओके, लेकिन मीट करते हुए जैसे इस केस के अंदर लग नहीं रहे, तो फिर क्या करें? तो फिर यस, सर सर फिर पीछे F1 वेरी गुड, पीछे इस वेरी तरफ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा जी, वो मेरे ख्याल से इमेज, इमेज अब देखो इमेज बनवा रहे हैं, सही है। सो इमेज के लिए क्या करोगे, यू कैन जस्ट कंटिन्यू द रेस, सही है, जहाँ तक भी कर सकते हो वहां तक कंटिन्यू कर दो, सही, बाद में आप मिटा देना उसको, सही है। सो यहाँ तक मेरे पास आ रही है, और ये जो है, चलो ये आ गया, एंड ये मेरे पास हो जाएगा इमेज। इमेज वो होगी, अपराइट होगी या फिर इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी या सीधी होगी? सर अपराइट है। अपराइट है, वेरी गुड है, सही है। रियल है कि वर्चुअल होगी?
सर वर्चुअल होगी। वर्चुअल होगी क्योंकि रियल इमेज यहाँ पे बना करती है और वर्चुअल इधर बनती है। सही हो गया। और लार्ज है वो आपको दिख रहा है, दिख रहा है, सही है। चलो ओके, इन्होंने हाइट ऑफ द इमेज पूछा हुआ है, इसके लिए जो है ना तुम्हें स्केल से मेजर करना पड़ेगा। ओके ईमान, आप भी क्वेश्चन पूछ रहे थे, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है। यू जस्ट नीड टू यूज योर स्केल एंड आप मेजर कर दो। बाय द वे इन्होंने बता रखा है कि भाई ये वाला जो है ना, एक छोटा बॉक्स जो है, एक जो छोटा बॉक्स है ये, दिस इज रेफरिंग 1 सेंटीमीटर। ओके सो आप काउंट कर लो हाउ मेनी आर देयर। ओके सो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3.3 की इमेज बन रही है। सही, फॉर मी 3.3 सेंटीमीटर। अगर तुम स्केल से भी मेजर करोगे ना, गेट द सेम थिंग। ओके लुक, ये देखो, ये लेट मी शो यू। वेट अरे व्हाई कांट आई मूव, सॉरी, 1 मिनट देना जरा, बदतमीजी कर रहा है स्केल मेरा। ओके लुक, देख पा रहे हो? सो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और देखो 3.3 तक जा रहा है। ओके 3.3 तक तुम्हें बिल्कुल ओके विजिबल सर। होगा। सही है। तो तुम या तो स्केल से मेजर कर लो या तुम बॉक्सेस काउंट कर लो, तुम्हारे पे दोनों से सेम आंसर आने वाले। 3.3। ओके ओके, हमने कहा कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। ओके वर्चुअल इमेज। अच्छा उसने कहा कि स्टेट एंड एक्सप्लेन, एक्सप्लेनेशन में क्या देंगे? सर बिकॉज जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वहीं बन रही है। ओके गुड, एट द सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट। ओके चलो डन हो गया। कितने क्वेश्चन बाकी हैं यार? एक ये है, 9, 10, अच्छे खासे हैं। तुम लोग क्या कहते हो, बस करें या आगे पढ़ें? यस, कुछ है तुम लोग के मन में या पढ़ते रहे? कुछ तो बोलो यार। फिर अबे साला देर से आगे बोल रहा है। अच्छा अच्छा, एक बच्चा कह रहा है फिनिश कर दें, और कोई है फिनिश वाला? और ये कसम से ऐसी की तैसी, अब तो पढ़ेंगे। ईमान ने कह दिया पढ़ते रहे भाई, ईमान ईमान बस पढ़ते रहते हैं, कोई मसला नहीं। ओके पक्की बात है ना? नहीं ना ब्रूस, बैठ जाना थोड़ा, एक एक आधा क्वेश्चन करवा दे भाई, फिर चले जाइयो। वैसे ही इतनी लेट आ रहे हो तुम, एक तो तुमसे आवाज नहीं निकल रही है। अबे अभी तो 11 बज रहे हैं भाई तुम लोग के, और तुम रात में सो रहे हो। तुम कैसे आदमी हो यार, तुम्हें रमजान की कदर नहीं है। अच्छा चलो ओके, यू मे गो, गुड नाइट। अच्छा जी चलो आ जाओ। कौन करेगा भाई? नू जरा क्वेश्चन कर लोगी प्लीज। Figure 8.1 shows a circuit that contains a battery of electromotive force 6 volts, an ammeter, and 20 ohm resistor and component X. सही हो गया। अच्छा सीरीज सर्किट दिख रहा है, पैरल Series सीरीज है, कंपोनेंट एक्स आपके पास क्या है? variable resistor. गुड, रेजिस्टर। ओके आगे आ जाइए। The potential difference across the 20 ohm resistor is measured with a voltmeter. On figure 8.1, draw the symbol for this voltmeter connected to the circuit. कहाँ पे बना दें? Um, Across the 20 ohm resistor ऐसे? parallel to it. ओके The potential difference across the 20 ohm resistor is varied from 0 to 6 volts. For each value of potential difference, a corresponding current is measured. हम्म ओके। On figure 8.2, draw a line to indicate how the current measured by the ammeter depends on the potential difference across the 20 ohm resistor. ये तो बदतमीजी कर दिया यार उन्होंने, देखो गलत फायदा उठा रहे हैं हमारे जो ना, हमारी लीनियंसी का गलत फायदा उठा रहे हैं। अच्छा चलो, कुछ है आइडिया आपके जहन में? Gradient is resistance. गुड, लेकिन एक मसला थोड़ा सा, इन्होंने हमें बताया हुआ है। अच्छा अगर 0 वोल्ट होगा तो हमारे पास करंट भी 0 होने वाला है, सही है, फाइन।
मान ली हमने बात, लेकिन यहाँ पे एक्स भी तो है। हम्म, हम एक्स का क्या करें? ये तो हम जस्ट डायरेक्ट हम कर सकते हैं बस। वी इक्वल्स टू आई आर लगा दें। वी इक्वल्स टू आई आर लगा दें। और हमें पता है कि भाई हमारे पास 6 वोल्ट, 6 का वोल्टेज है और रेजिस्टेंस भी 6 की है। तो हमारे पास करंट तो 1 एम्पियर का आ जाएगा उस हिसाब, नहीं एक मिनट, 6 का वोल्टेज है और 20 का वो है, ओके 20 की रेजिस्टेंस है। 20 की रेजिस्टेंस है, तो इससे हमारे पास करंट आ जाएगा। सही है, और करंट कितना आएगा? 0.3। 0.3। तो दिस मीन्स कि लाइन आपके पास इस तरह से बननी चाहिए, ऐसे ही। जी। सही हो गया, 0 से स्टार्ट होगी और वो 0.3 तक चली जाएगी। फाइन। चलो आगे आ जाइए। A second resistor is connected into the circuit in parallel with the 20 ohm resistor. State how the combined resistance of the two resistors in parallel compares with the resistance of each of the resistors on its own. क्वेश्चन समझ में आया ऊपर से क्या? नहीं। हाँ। अच्छा ओके। देखो वो पूछना ही चाह रहे हैं, वो पूछना ही चाह रहे हैं। फॉर नाउ हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना, ये सर्किट है। सही है। सही है, और ये आपने एक रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया। सही है, और ये 20 ओम का है। सही, इसमें कोई मसला? Yeah. सही है। अच्छा, इन्होंने कहा कि भाई पहले पहला केस ये है। दूसरा केस इन्होंने कहा कि भाई हमने क्या किया कि हमने ना इसी के साथ ना एक और पैरेलल में ना एक और रेजिस्टर लगा दिया, लेट्स से 20 ओम का। तो मुझे आप बता सकते हो कि क्या जब हम भाई यार, क्या जब हम पैरेलल में रेजिस्टर लगाएंगे सो इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? मतलब अगर आप इसको पैरेलली सॉल्व करो, सो पैरेलल में किस तरह से सॉल्व करते हैं? 1/20 प्लस 1/20, सही, इज इक्वल टू 1/R टोटल। ऐसे ही करते हैं ना, इतना पता है? सही ना? जी। 2/20, सही, इज इक्वल टू 1/R टोटल। सही है, सो 2 1 2, 2 1 10 हो जाएगा, 1/10 इज इक्वल टू आर टोटल, राइट? सो टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ रही है? 10 आ रही है, ओके। ये बात समझ में आ गई? अब आज हाँ दोबारा जी। से क्वेश्चन पढ़ो। उसने कहा कि टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल, सही है, उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी कंपेयर टू वन रेजिस्टेंस ऑन इट ओन? एक रेजिस्टर जो था उसकी थी 20, दो रेजिस्टर जब आपने लगाया तो उनकी ओवरऑल रेजिस्टेंस बन रही है 10, तो रेजिस्टेंस क्या हो गई? लेसर हो गई, राइट? कम हो गई। गुड। ओके। ऑलवेज कीप इन माइंड कि जब भी आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा उसमें हमेशा रेजिस्टेंस कम होने वाली है, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हमेशा रेजिस्टेंस बढ़ती है, ओके। सो हम कह सकते हैं कि भाई रेजिस्टेंस विल बी लेसर। चलो आगे आ जाओ। The potential difference across the two parallel resistors is changed, and the current in the battery for each value of the potential difference is measured. A second line could be drawn in figure 8.2 to indicate how the current measured by the ammeter depends on the potential difference across the two resistors in parallel. State how the second line differs from the original line. You are not expected to draw the second line. ये भी ऊपर से गया है ना, है ना? हाँ जी। अरे यार। अच्छा ओके फाइन। um ओके। अच्छा बाय द वे जब हमने दो रेजिस्टर को पैरेलल में निकाला था तो उनकी 10 वोल्ट आई, ऐसे ही 10 ओम रेजिस्टेंस आई, राइट? जी। एंड हमने हमने जो वोल्टेज बैटरी लगाई हुई है वो 6 वोल्ट्स की लगाई हुई है, राइट? स्टिल, तो अगर मैं वी इक्वल्स टू आई आर लगाऊं, आई आर, राइट, और वोल्टेज है 6 वोल्ट का, एंड दिस टाइम जब हमने पैरेलल के अंदर बैटरी हमने लगाई है, तो हमें पैरेलल सर्किट जब हमने लगाया तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आ रही है वो 10 आ रही है, राइट? तो करंट कितने का हो जाएगा? 0.6 एम्पियर्स। यस। 0.6। गुड। ओके। अगर मैं लाइन बनाना चाहूँ, ऑल्दो वो कह रहे हैं कि लाइन ना बनाओ, बट हम बना लेते हैं ऐसी की तैसी, ओके। अगर हम लाइन बनाए तो 0.6 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट 0.6 कहीं पे ये यहाँ पे आ रहा होगा इस तरह से, ऐसे ही। यस। क्या ये बात जी। समझ में आती है? पक्की बात है, समझ में आ रही हाँ है जी। बात? ओके। जी। अब इसको रिलेट करते हैं। उसने क्वेश्चन में कहा कि भाई द पोटेंशियल, द पीडी अक्रॉस द टू पैरेलल रेजिस्टेंस इज चेंज एंड द करंट इन द बैटरी फॉर ईच वैल्यू इज मेजर्ड, ओके। अच्छा, अब आपने क्या किया हुआ है कि सेकंड इंडिकेट द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर डिपेंड ऑन द टू रेजिस्टर्स इन पैरेलल, सही है। तो टू रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जब आपने पैरेलल में लगाई तो रेजिस्टेंस कम हो गई थी, तो उसकी वजह से करंट बढ़ जाएगा सर्किट के अंदर, राइट? सो देयर विल बी अ लाइन विद अ ग्रेटर ग्रेडियंट, ओके, और विद अ लार्जर ग्रेडियंट, ओके। इज दैट क्लियर?
समझ Sir, में आया? but resistance is decreasing. देखो रेजिस्टेंस, अबे तो यहाँ पे ये आई और वी का ग्राफ है ना, तो इसमें 1/r का ग्रेडियंट जो है वो आपको रेजिस्टेंस बताएगा। Okay. नहीं, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, नहीं समझ आया। है ना? अच्छा देखो, इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है वो आपके पास क्या होगा, क्या डायरेक्ट रेजिस्टेंस बताएगा? जी। अच्छा ओके। रेजिस्टेंस की इक्वेशन होती है V = IR, राइट? अगर अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो हमें किसको डिवाइड करना होता है, किससे? V को डिवाइड करना होता है I से, ऐसा ही? हाँ जी। ओके ओके। ये हम करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ओके। अगर आप ग्राफ को देखो, तो ग्राफ के अंदर आपके पास जब हम ग्राफ का ग्रेडियंट निकालेंगे, तो ग्रेडियंट के अंदर हम किसको किससे डिवाइड करते हैं, y को x से डिवाइड करते हैं या x को y से करते हैं? Y divided by X. y डिवाइडेड बाय x, y पे आ रहा है करंट और x पे आ रहा है वोल्टेज, ऐसे ही आ रहा है, सही है? हाँ जी। अब अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करो, तो इनका रिलेशन समझ में आ रहा है? ये एग्जैक्टली उल्टा आ रहा है उसके, राइट? जी। यस। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि ग्रेडियंट इज बेसिकली इक्वल टू 1/r? One over. यस। ओके, क्लियर? Okay. So if we have greater gradient, that shows we have the smaller resistance. Clear? Okay. And since in the parallel circuit हमने कहा कि भाई हमारे पास resistance कम हो रही है, तो gradient क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्लियर हो Okay. ना? पक्की बात है, हाँ पूरा जी। समझ में आ गया? जी। गुड। तो अच्छा, इन्होंने कहा जस्ट स्टेट हाउ द लाइन डिफर, ओके, दे आर नॉट आस्किंग फॉर एनी एक्सप्लेनेशन, सो आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, ओके। सो आप कह दो कि भाई ग्रेटर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट, ओके, या आप कह दो लाइन विद अ ग्रेटर ग्रेडियंट, सही? लाइन विद ग्रेटर ग्रेडियंट, सही। और अगर एक्सप्लेनेशन मांगता, अगर एक्सप्लेनेशन मांगता तो आप क्या कहते कि अच्छा जी, सो अच्छा उमर आप उल्टा बता रहे हो, क्या? उमर समझ में आ गया कॉन्सेप्ट ना? सो खैर, तो लाइन विद अ ग्रेटर ग्रेडियंट शोज द स्मॉलर रेजिस्टेंस, राइट? और जब वो स्मॉलर रेजिस्टेंस आपको बता रहा है, तो बस ये आपको एक्सप्लेनेशन के अंदर आप वो कहते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन, तो आप क्या कहते हैं कि लाइन विद अ ग्रेटर ग्रेडियंट एज द रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज स्मॉलर, वो चूंकि उसने पिछले वाले पार्ट में पूछे, तो इस वजह से वो आप आगे से आपसे नहीं पूछ रहे, ओके? क्लियर हो गया? यस? नूर नूर, क्लियर हो गया? हाँ जी। ओके जी, आ जाओ भाई। ईमान जिंदा बैठो, ईमान। Figure 9.1 shows a coil ABCD with two turns. The is in a magnetic field. When there is a current in the coil experiences a turning effect. Explain why there is a turning effect. हम्म। अच्छा, करंट फ्लो कर रहा है कॉइल के अंदर, कुछ बता सकते हो, कोई आइडिया आ रहा है? Because it's north and south. अबे अबे अबे, So ऐसा in ऐसा नहीं, ओए ओए ओए, ऐसा नहीं बोल सकते हम, कम ऑन। स्विमिंग लेफ्ट हैंड रूल, करंट फ्लो करेगा, सो जो है ना वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, मतलब जब जब भी चार्ज, जब भी करंट फ्लो होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो जो है ना वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, राइट? भूल गई ना सब कुछ? वेरी गुड। हम ये कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई व्हेन करंट फ्लो या फ्लोज थ्रू द वायर, द वायर, ओके, in the magnet, which is in the magnetic field, like which means the wire which is in the magnetic field, okay, will experiences the magnetic force, right? Which will make it turn, okay, which creates the turning effect, okay? Iman, is that clear? okay, Okay, आगे आ जाइए। the value of the current is 3A. Place one tick in each column of the table to indicate how the turning effect changes with the uh, change described. ओके,
अच्छा अच्छा, एक एक चीज ना याद रखना यहाँ पे, कि टर्निंग इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द नंबर ऑफ कॉइल। तुम नंबर ऑफ कॉइल बढ़ाओगे टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, तुम करंट बढ़ाओगे टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, तुम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, बट यहाँ पे कम कर रहे हैं बाय द वे। खैर चलिए, तो क्या कहेंगे आप, क्या कहोगी? फोर। क्या मतलब फोर? एक मिनट एक मिनट। अच्छा, इन्होंने वैसे कॉइल बताई हुई है विद टू टर्न्स, ओके, विद टू टर्न्स, ओके। सो अब यहाँ पे आप करो 6 टर्न्स, तो आपने कितने टाइम्स इसको इंक्रीज किया है? यस ईमान? 6 दफा। नहीं नहीं, इफ इनिशियली 2 था, तो 2 से आपने इसको किया होगा 4, 4 से आपने किया होगा 6, सो यू आर इंक्रीजिंग इट 3 टाइम्स, ओके। 3 टाइम्स। सही, यानी आप बेसिकली 6 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3, राइट? सो द टर्निंग इफेक्ट विल इंक्रीज बाय द फैक्टर ऑफ 3। यहाँ समझ में आया या नहीं समझ में आया? ठीक है। नहीं समझ में आया ना? सच्ची बताना। ठीक है। अबे यार, ओके। अबे ओके, नहीं समझ में आ रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। अच्छा चलो, मान लिया मान लिया। ओके, द करंट इज इंक्रीज बाय द इंक्रीज टू 9, ओके। पहले करंट था 3, अब करंट हो गया 9, कितने कितने फैक्टर से इंक्रीज हुआ होगा? 6। है ही। देखो, आपने डिफरेंस नहीं बताना, 9 - 3 करके नहीं बताना, हाँ आपने डिवाइड करना होता है फैक्टर निकालने के लिए, जिसको हम कहते हैं ना इतने गुना बढ़ गया है। कि कोई भी चीज़ अगर हम कहते हैं कि भाई ये इतने गुना बढ़ गया, तो हम फाइनल और इनिशियल को डिवाइड करते हैं, उससे देखते हैं, सही। सो 3 टाइम इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, ओके। अच्छा जनाब, उसने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है बाय द फैक्टर ऑफ 2, तो उसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज। डिक्रीज बाय द सेम फैक्टर, गुड, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। परफेक्ट। चलो जी, आगे आ जाइए। Figure 9.2 shows a magnet held by just below a vertical coil connected to a galvanometer. The magnet is released. Did any effect on the galvanometer? ओके, बहुत आसान से, क्या कहोगी? Um, uh, नहीं, कोई तुक्का लगा दो, कुछ भी लगा दो। it won't move. वोंट मूव। हम हम ये कह सकते हैं स्ट्रेट नहीं, ओके। बेसिकली कॉइल के अंदर मैग्नेट रखा हुआ है आपने, एंड व्हेन यू रिलीज द मैग्नेट, सो मैग्नेट विल स्टार्ट फॉलिंग, ओके। जब मैग्नेट नीचे गिरेगा, सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी कट बाय द कॉइल, which induces the EMF in the coil, और उसकी वजह से वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होगा, ओके। Okay, इज दैट क्लियर? ओके। ठीक है। सो हम ये कहेंगे कि भाई स्टेट एनी इफेक्ट, ओके। इन्होंने कहा जस्ट स्टेट एनी इफेक्ट ऑन द गैल्वेनोमीटर, सो हमें एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है, राइट? सो हम ये कह सकते हैं कि भाई गैल्वेनोमीटर जो होगा, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, सही है। और चूंकि मैग्नेट फॉल नीचे गिर रहा है, राइट, तो जब वो नीचे हट जाएगा, गिर जाएगा, तो वो जो है ना वो डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी, राइट? सो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन which then becomes zero, ओके। आगे आ जाइए प्लीज। Did any effect on the magnetic field produced by the coil? प्रोड्यूस बाय द कॉइल, ओके। लेंस लॉ याद है तुम लोग को? लेंस लॉ, कि हम कहते थे कि भाई जो है ना, अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है, तो उसकी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो हम ये कह देते हैं कि भैया हमारे पास जो है ना पोल्स, जैसे जो है ना अगर ये नीचे जा रहा होगा, सही है। The तो movement. हम्म, तो यहाँ पे मूवमेंट की वजह से पोल जनरेट हो जाएंगे इस पे, सही है। अरे Yeah. यार, एक मिनट, ये भाई साहब भी कुछ कह रहे हैं। अरे हाँ यार, मुझे पढ़नी तो चाहिए ना सर, एक मिनट, सॉरी सॉरी यार। अम्म डायरेक्शन नहीं बतानी ब्रो।
उधर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ डिफ्लेक्शन आप कह दोगे कि इधर घूमेगा उधर घूमेगा, इट्स नॉट डजंट मैटर। ओके, अगर तुम ऊपर नीचे करोगे ना देन यू रिक्वायर द डायरेक्शन, कि अगर तो ऊपर जाएगा तो फिर राइट साइड पे होगी लेट से, तो नीचे आएगा तो लेफ्ट साइड पे होगी, राइट। बट अभी जरूरत नहीं है डायरेक्शन की, डिफ्लेक्शन में भी डायरेक्शन बतानी है। ओके, सो अच्छा खैर, और यहाँ पे आप कहोगे कि भाई कि ड्यू टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड magnetic field, the uh, the south pole will be appear appear on the coil. ओके, ऊपर से क्या तुम लोग सुन लो जरा। देखो लेंस लॉ ये कहता है कि कोई भी जो चेंज है ना, इंड्यूस ईएमएफ उस चेंज को अपोज करता है। ओके, तो अब ये जब तुम मैग्नेट को रिलीज रिलीज करो और मैग्नेट नीचे गिर रहा है, तो जो इंड्यूस ईएमएफ वो ये नहीं चाहता कि मैग्नेट नीचे गिरे। ओके, तो क्या होगा कि कॉइल के ऊपर जो है ना, वो साउथ पोल जनरेट होने लगेगा ताकि वो इसके नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करे, राइट, या कोशिश करे अट्रैक्ट करने की, और वो जो है ना होल्ड रखे इसके साथ, राइट। तो ये बस आपने बताना था। ओके, इज दैट क्लियर गाइस, इज दैट क्लियर? दिस इज बेसिकली द लेंस लॉ। ठीक है। सही हो गया, चलो आ जाओ भाई। यार क्वेश्चन ही नहीं खत्म हो रहे यार। आखिरी दो क्वेश्चन आ जाओ, बस आखिरी दो क्वेश्चन, हिम्मत कर लो बस, एंड करते हैं उसके बाद। ओके जी, रमेश जरा रीड कर लो प्लीज। An uncharged metal plate rests on us insulating supports. On insulating supports, figure 10.1 shows the plate in a positively charged insulating plastic sheet placed on top of the metal plate. Describe any flow of charge that takes place when the plastic sheet is placed onto the metal plate. हम्म, क्या कहोगे भाई? मूव कौन होता है? Electrons, sir. ओके, अच्छा, इंसुलेटिंग सपोर्ट है, मेटल प्लेट है, आपके पास प्लास्टिक शीट है। ओके, सो सही है, तो क्या होगा भाई कि इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लास्टिक शीट, ऐसे ही होगा। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई फ्रॉम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम metal plate move toward the plastic sheet। ओके, क्लियर, आगे आ जाइए प्लीज। On figure 10.1, draw how charges are now arranged within the metal plate. क्या करेंगे? Sir, negative charges है वो ऊपर होंगे और positive charges नीचे होंगे. वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट, आगे आ जाइए। State and explain if this arrangement of charge helps to keep the plastic sheet in इन प्लेस, place. ओके, क्या कहती हो? Yes, क्वेश्चन sir, समझ in आया? place रहेगा. हो रही है तो फिर in place तो रहेगा नहीं 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 नहीं, plastic. क्वेश्चन नहीं समझ में आया आपको? क्वेश्चन समझ में आया, पक्की बात है? यस, यही ना सर कि प्लास्टिक शीट मूव नहीं हो ऊपर या होगी, नीचे. वेरी गुड। सर और आप रीजन क्या बता रहे हो कि क्यों नहीं मूव होगी? क्योंकि चार्ज अट्रैक्ट हो रही है प्लेट परफेक्ट, प्लास्टिक परफेक्ट, शीट प्लेट की तरफ. परफेक्ट, सही है, वेरी गुड। सो आपने कहा कि भाई इट विल रिमेन इंटैक्ट, या इन प्लेस कह देते हैं, इन प्लेस, राइट, एज द पॉजिटिव चार्ज ऑन द प्लास्टिक अट्रैक्ट अट्रैक्टेड या अट्रैक्ट्स कह दो, अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल प्लेट, मेटल प्लेट। ओके, इज दैट क्लियर गाइस? चलिए आगे आ जाइए। Figure 10.2 shows two
uncharged conducting spheres suspended or insulating threads. The spheres are now both given positive charges. On figure 10.2, draw possible position of each sphere thread and हम्म thread. बोथ गिवन पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्या होगा आपके ख्याल में? तो फिर दूर दूर हो जाएंगे, दूसरी दूसरी तरफ चले जाएंगे। सही है, तो हम इसको इधर बना रिपल्जन। देते हैं। वेरी गुड। और इसको यहाँ बना देते हैं। चलो, परफेक्ट। ओके, Explain the positions you have drawn. क्या कहेंगे? Due to the relation between the positive charges, the sphere will move away from each other. रिपल्जन, ओके, रिपल्जन between the positive charge, they move away। अच्छा, ड्राइंग से याद है मुझे, कोई बच्चा पेपर में ड्राइंग कर, ईमान ड्राइंग करके दे रही होती है। ईमान, कुछ आप जो है ना वो कोई भेजा टाइप का कोई चीज़ बना देती हो, है ऐसा? ये क्या होता है वो? कोई कोई ब्रेन टाइप का कुछ बन जाता है आपके पेपर में, बहुत दफ़ा नोटिस किया है। ऐसा क्या होता है वो? कोई एब्स्ट्रैक्ट सी कुछ चीज़ होती है। हाँ हाँ, सच्ची। मैंने वो किया है, मैंने ऑब्जर्व किया है। अबे, हर पेपर में 3-4 दफा बना हुआ होता है वो, मतलब कोई कोई लाइक मे बी दिस दिस थिंग लाइक दैट वे। ये क्या होता है? इससे क्या पता चलता है? ये कोई सीक्रेट मैसेज है? इसी क्या डिक्रिप्शन है? कैसे पता चलेगा मुझे कि इसमें क्या छुपा हुआ है? हाँ, नाइस। अबे, पेपर में मत बना के आ जाना, सीआई वाला बंदा कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, हो गया। आज भाई नूर, लास्ट क्वेश्चन आपके उसमें आ रहा है। A radioactive nucleus of uranium-235 decays to a nucleus of thorium and emits an alpha particle. Complete the equation. ओके, थोड़ी में क्या आएगा? 23190. 23190, ओके। ब्रो, जब तुम इस्लामियात के पेपर में ये बना के आ रही हो, तुम्हें इस्लामियात के पेपर में उसको मुसलमान करके आना था, और तुमने उसको पता नहीं क्या समझा रही हो, भैया पागल हो गया हो। ऐसा है। अब क्या क्या चाहिए प्लीज? A nucleus of uranium-235 undergoes a nuclear fission in a reactor. State what is meant by nuclear fission. एनी आइडिया? Separation of the सेपरेशन? अबे अबे, एक मिनट, सेपरेशन क्यों बे? splitting of the nucleus. हाँ, ओके ओके, चलो मैं भी गलत लिख रहा था, गुड याद दिला दिया आपने, सॉरी सॉरी। हम कह रहे थे कि भाई स्प्लिटिंग, थोड़ी अच्छी करके तो बताओ डेफिनेशन यार। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस, ओके, इनटू लाइटर न्यूक्लियाइज, ओके। क्लियर हो ना? Yeah. चलिए आगे आइए। Suggest why a nuclear reactor is surrounded by thick concrete walls. हम्म, क्यों भाई? To stop radiation. टू स्टॉप द रेडिएशन, ओके। अच्छा, बेसिकली बेसिकली हमारे पास जो यानी जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास बहुत सारी रेडिएशन, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं। सही, एनर्जी जनरेट होती है रेडिएशन, तो हमें उन सबको एब्जॉर्ब करना होता है, अदरवाइज जो है ना वो बाहर आएगी, तो फिर जो जितने लोग काम कर रहे होंगे, जो आसपास का इन्वायरमेंट है वो आयनाइज होना शुरू हो जाएगा, या मे बी वो जो है ना डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा, या डिके होना शुरू हो जाएगा। सही है, क्योंकि इस वजह से तो हम ये कह देंगे भाई, द प्रोडक्ट ऑफ fission contain um, harmful radiation, okay, um, which which is absorbed, or which should be absorbed by the concrete concrete wall। Perfect, which should be instead of is, which should be absorbed। आ जाइए, आगे आ जाइए प्लीज।
State one environmental advantage and one environmental disadvantage of using a fission reactor to generate electrical energy in a power station. Mhm. Disadvantages: radiation can be leaked. Radiation can be what? Leaked. Leaked. Okay. रट्टा लगा गया है ना? Mhm. कोई अच्छा सा रेडिएशन कैन बी, ओके फाइन, लीक मान ली, आपकी बात मान ली एज यू से। ओके, एडवांटेज कुछ भी नहीं है, कोई अच्छा ही नहीं है, कम बख्ती बर्बादी है सिर्फ इसकी। नहीं, I don't know. ओके, अच्छी बात ये है कि इसका कोई कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं है, कोई 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 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनो, नाइट्रस ऑक्साइड कुछ भी नहीं है, सही। सो नो पोल्यूशन और your pollutant gases, no pollutants। ओके, बट ये जो रेडिएशन है ये पोल्यूटेंट से ज़्यादा ख़राब है। दे लाइक दे लिटरली किल यू बहुत आसानी से। कैन आगे चाहिए प्लीज। The thorium produced by the decay in A is also radioactive and has a half-life of 26 hours. At a certain time, a pure sample of this isotope initially contains 4.8 exponent 9 atoms. Calculate the number of atoms of this sample that decay in the following 52 hours. अच्छा जी, अच्छा अच्छा, ईमान ब्रो ये रिन्यूएबल नहीं होता यार। ईमान ये ज़मीन के अंदर से निकलता है, सही है ना? क्या बोलते हैं, ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स होते हैं दे आर बेसिकली फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो ये दे आर नॉट रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल है, ये एक दिन ख़त्म हो जाना है, ओके। तो बट वो कौन से दिनों का ले जाने, बट यस दे विल रन आउट वन डे, ओके, सो दे आर नॉट रिन्यूएबल, ओके फाइन। क्या नाम था, नूर क्या कहती हो इसमें? इनिशिएट तो इतने, हाँ जी। So it has two half-lives. Like in 52 hours it will be two half life Two pass, right? half-lives. Very good. So at time t equals to 0 हमारे पास है 4.8 exponent 9 atoms, okay? So जब first half life पास होगी यानी 26 hours पास होंगे, वो कितना रह जाएगा? यस, कैलकुलेट कर रही हो, ऐसे नहीं बता सकती। कहाँ हो, कुछ तो बोलो यार। सही हो गया आपको, you just need to divide that by 2, you just need to divide that by 2, so you'll get 2.4 exponent 9, okay, for the second one, okay. And so this is the first half life passed, and when the second half life passed mean okay another 26 hours which make it 52 hours, 52 hours, okay, 52 hours। and तुम इसको divide by 2 कर दो, again you'll get 1.2 exponent a 9, okay। so आपके पास आंसर आ जाएगा 1.2 exponent 9, or you can use the formula a equals to a naught 1 over 2 to the power of n, सही है। we know the initial as 4.8 exponent 9, okay, 1 over 2, n is basically the given time divided by half life, okay. Given time is 52 hours, half life is 26 hours, so that is basically reduced to 2, and when you solve it, so you'll get 4.8 exponent 9, okay, and 1 over 2 ka square gave you 1 over 4, and ultimately you'll get 1.2 exponent 9, सही है? सही हो गया, चलो ओके जी, सही समझ में आ गया यार। लेकिन एक मिनट, मुझे खतरा क्यों लग रहा है? 4.8 डिवाइडेड बाई 4 अगर करेंगे 1 पॉइंट, हाँ आ रहा है, सही है। अच्छा जी, चलिए बस करते हैं, बस आज की कहानी यहीं तक रखते हैं, सही है। ये पूरा पेपर, अच्छा होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुन लो जाने से पहले, होमवर्क सुन लो। अच्छा, सो हमने मई जून 2018 किया है, प्लीज़ होमवर्क लिख लो अपने पास। यू हैव टू अटेम्प्ट 0625, ओके, जून, मई जून 2018, ओके, 2018 वेरिएंट करोगे 40, 41 and 43, ओके, दिस इज द मस्ट, ओके। और क्या नाम है उमर, आपने जो है ना वो 5054 का करना है, ओके, एंड 21 22 करना है, ओके। उमर फॉर यू 5054 जून 2018, 21 and 22, उमर इज दैट क्लियर? उमर दिस इज योर होमवर्क, ओके। तो पेपर करके सॉल्व करके भेजना है मुझे, राइट? अच्छा, एंड द रेस्ट ऑफ यू गाइस तुम लोग ने ये करना है, ईमान थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा दे रहा हूँ, ईमान आपको थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा दे रहा हूँ, यू ऑल्सो हैव टू अटेम्प्ट दिस पेपर एज वेल, ओके ईमान, हो जाएगा?
यस। ओके, सो अगर तुम लोग को बस तुम लोग ने ये दो पेपर करने हैं, सही। ईमान का थोड़ा सा ज्यादा होमवर्क है, सही है। 42 भी करना, या ईमान अगर 42 कर रहे हो, 41 43 में से कोई एक आप स्किप कर सकते हो इफ यू वांट, राइट। बट इफ यू वांट अ गुड प्रिपरेशन यू कैन अटेम्प्ट ऑल ऑफ द 3 पेपर्स, राइट। सो यस यस ब्रो, मई जून है बच्चों, मई जून है। ओके, मैं ये वाला पेपर भी अपलोड कर रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम्हारे इसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट की लैकिंग है, देन यू कैन इसके 41 और 43 में से कोई एक, और 42 तुम इसको दोबारा से अटेम्प्ट कर लो यूजिंग दोज थिंग जो कि मैंने तुम्हें बता रखी हैं। ओके, एंड मैं इस पेपर को भी अपलोड कर दूंगा, अगर कहीं फंसो तो तुम वहाँ से उसको हेल्प आउट भी कर सकते हो अपने आप को, राइट। चलिए जी, बस अब आज की कहानी तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह आपसे कल के दिन मुलाकात होती है। ओके, चलिए जी, ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज़।